नाज़रीन, यमन की जानिब से बेन गोरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर हिट कर दिया गया है और कामयाब जो एयर ब्लॉकेड है वो इजराइल के ऊपर कायम रखे हुए है यमन, और मुसलसल हमले जारी हैं। और यमन के एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद ये पहला हमला है जो यमन की जानिब से किया गया है। और मैक्रोन की जानिब से इजराइल पर पाबंदियां लगाने का अनाउंस किया गया है, सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया गया है। और ये पहली बार है कि किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आई है। सबसे हार्श अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें सैंक्शन लगाने की जब बात की गई है। इसके साथ साथ 300 बड़े स्टार्स हैं हॉलीवुड के, उनकी शोबिज इंडस्ट्री के, जिन्होंने बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और फिल फॉर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और फिल फॉर इजराइल को असलहा जो एक्सपोर्ट है वो रोकने का मुतालबा किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, वो सामने आ गए हैं। ट्रंप की पार्टी के अहम तरीन ओहदेदार वो सामने आ गए हैं और उन्होंने फिल फॉर जो है वो इजराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा कर दिया है। और इसी तरह जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अंडर स्वेयर प्रेशर हैं कि वो मजीद एक्शंस ले। तो इस वक्त वेस्टर्न गवर्नमेंट जो हैं वो सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर हैं और बड़े गैर मामूली वाकयात वहां पर हो रहे हैं। जिस तरह से उनके लोग खड़े हो रहे हैं और जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है, ये सारी चीजें मजबूर कर रही हैं कि अब जो है वो एक्शन लिया जाए। और फिर जो चाइना का राइज है वो अमेरिका को मुसलसल प्रेशराइज कर रहा है। आज नाज़रीन, चाइना ने अपनी तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है और चाइना की इनोवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इंकलाब आ गया है। चाइना ने भी आज नाज़रीन रीयूजेबल रॉकेट जो है वो उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। इसका दुनिया में पहला कामयाब तजर्बा जो है वो इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया और ये स्पेस की दुनिया के अंदर एक इनकलाब था, क्योंकि जो आप रॉकेट्स भेजते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इलोन मस्क की कंपनी ने दुनिया की तारीख में पहला ऐसा कामयाब तजर्बा किया कि वो रॉकेट जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, यानी कि रीयूज उसको किया जा सकता है। तो ये साइंस की दुनिया में स्पेस रिसर्च के अंदर जो है वो एक इनकलाब के मुतरादिफ था। ये इलोन मस्क नहीं, और इस वक्त इलोन मस्क की कंपनी के अलावा दुनिया में किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आज दूसरा जो कामयाब तजर्बा किया है वो चाइना ने कर लिया है। यानी चाइना या तो वो चीजें इनोवेट कर रहा है जो अमेरिका नहीं कर रहा, या जो जिन टेक्नोलॉजीज में अमेरिका आगे है, चाइना बहुत तेजी के साथ उन टेक्नोलॉजीज को भी अप्रोच कर रहा है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आगे आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अमेरिकन कंपनी टेस्ला, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, वो नंबर 1 के ऊपर थी। इस वक्त नंबर 1 के ऊपर वो नहीं है, वो नंबर 2 के ऊपर आ चुकी है। और इस वक्त चाइना की कंपनी BYD वो पहले नंबर पर आ चुकी है। और इसी तरह अब स्पेस एक्स की जो एक एक्सक्लूसिविटी उनके पास थी कि सिर्फ उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना ने वो हासिल कर ली है। तो इस तरह चाइना का राइज, यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो क्या कर रही हैं, एक ऐसी जारियत को सपोर्ट कर रही हैं जिसमें औरतें और बच्चे मर रहे हैं और इसका नुकसान ये हो रहा है कि उनकी साख तबाह हो रही है, उनका इमेज तबाह हो रहा है। अल्टीमेटली फिर यहां से रेफ्यूजीज भी जा सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को इससे नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये ह्यूमन राइट्स के जंग में नहीं, यानी जंग में मुकम्मल वेस्ट जो है वो लॉस उठा रहा है। और ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि इस्लामी दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो सुपर पावर बनने जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक और ताकत है जो दुनिया में सुपर पावर बनने जा रही है, कुछ और नेशंस हैं जिनको इक्तिदार दुनिया का मुंतकिल होने जा रहा है। तो उसमें चाइना सरफहरिस्त है। चाइना की क़यादत के अंदर बहुत सारी नेशंस हैं जो इकट्ठी हो रही हैं और वेस्ट का जो इक्तिदार है वो चैलेंज हो रहा है। तो ये एक मुसलसल प्रेशर है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर इस वक्त है कि वो इस जाहिलियत से निकलें और फोकस करें दूसरी चीजों के ऊपर। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी तक गजा में जंगबंदी नहीं हो सकी है और अभी तक यूनाइटेड नेशन के जरिए एड दाखिल नहीं हुई। इजराइल ने अपनी तरफ से कुछ ट्रक्स दाखिल किए हैं, लेकिन उसमें तो और ज्यादा कंसर्न है कि वो खाना क्या है, उसमें क्या मिलाया हुआ है। उस हवाले से तो यूनाइटेड नेशन, बाकी गवर्नमेंट्स, उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हैं कि ये तो ज्यादा तशवीशनाक बात है कि मुआहदे के बगैर और अपने मैकेनिज्म के तहत जो है इजराइल एड दाखिल कर रहा है। वहां पर बड़े हॉरिफिक मनाजर हैं, एड थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं। तो ये और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है उनके हवाले से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि देखिए वो वर्ल्ड पावर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक। वो चाइना के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, वो रशिया के साथ, देखिए रशिया और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात हैं वो तो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। और अमेरिकन के साथ उनके रिलेशंस आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एक और अदर लेवल के ऊपर जा चुके हैं, ये खुद उन्होंने क्लेम किया। अमेरिकी सदर उनके घर में मधु था, उनका मेहमान था, और यूरोपियन के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो वो साइन कर रहे हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी पावर है नहीं जिसके साथ मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट इंगेज ना कर रही हो, या जहां तक उनकी बात ना पहुंच पा रही हो, या जिसका सरबरा उनकी एक्सेस के अंदर ना हो कि ट्रंप जब वो फोन नहीं उठा रहा मिडिल ईस्ट के मालिक का। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैक्रोन इनके मेहमान बने हैं, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर इनके मेहमान बने हैं, इटली की वज़ीर आज़म जो है वो इनकी मेहमान बनी है, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो दौरा करके गए हैं, और अब रिसेंटली ट्रंप दौरा करके गए हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है और बहुत बड़ा अलमिया है। और ये सारी चीजें फिर इनकी इंटेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे सवाल उठा देती हैं कि क्या ये वाकईतन इतना जोर भी लगा रहे हैं सीज फायर के लिए। तो सबसे अलमिया ये है, और पता नहीं तारीख में किस तरह से इस सारे मामले को याद रखा जाएगा। ये सब सारी दुनिया के साथ ये राब्ते में भी हैं, वो ताकतें जो सीज फायर करवा सकती हैं उनके साथ तो इनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल जब इनके ऊपर है। लेकिन जहां तक वेस्टर्न अब गवर्नमेंट्स की बात है, दुनिया इस जेनोसाइड का बोझ नहीं उठा पा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया के लिए। और वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ इजराइल कायम हुआ, उनकी सपोर्ट के साथ ये सारी जाहिलियत अभी तक जारी
जारी है, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वहां से अभी तक असलहा जब इजराइल को आ रहा है, उनका इमेज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके लिए बड़ा मुश्किल तर होता चला जा रहा है दिन ब दिन। और इजराइल जो है वो इस जहरियत को मजीद जारी रख के एक प्राया स्टेट जो है वो बनता चला जा रहा है और दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, और उसकी ये सारी एट्रोसिटीज, उसका ये सारा जबर, उसका ये सारा जुल्म उसको उसके अंजाम से किसी तौर बचा नहीं सकता है। अब आप जरा सुनते जाइए कि दुनिया में इस वक्त पिछले घंटों के अंदर कितने बड़े वाकयात हो गए हैं और अक्रॉस द ग्लोब जो है ये वाकयात हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वो जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है उनको दुनिया में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं मुंह छुपाने की उनको जगह नहीं मिल रही है। वो जहां जाते हैं, दुनिया के जिस कोने का भी विजिट करते हैं, वहां पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और अगर वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आगाज नज़र हम मैक्रोन से करते हैं जो इस वक्त आसियान के विजिट के ऊपर हैं। वियतनाम वो गए, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया में फलस्तीनी रियासत और उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर बात हुई, और अब वो सिंगापुर पहुंचे हैं और सिंगापुर में ये उनका यानी आखिरी आसियान के मुल्कों में ये आखिरी दौरा है, उसके बाद वो वतन वापस रवाना हो जाएंगे। और यहां पर खड़े होकर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और ये सबसे हार्श स्टेटमेंट है जो किसी बड़ी यूरोपीय ताकत की जानिब से सामने आई है। उन्होंने सैंक्शन लगाने का अनाउंस किया है और कहा है कि यहां तक उन्होंने बात कर दी है कि अब वक्त आ गया है कि हम अगले घंटों के अंदर एक्शन लें अगले घंटों के अंदर, क्योंकि हालात अब बहुत बिगड़ चुके हैं, तो अब जरूरत है समझ के अगले घंटों के अंदर एक्शन लिया जाए। यूरोपियन यूनियन मस्ट टफन इजराइल स्टांस, मैक्रोन वार्न्स ऑफ सैंक्शंस एंड स्ट्रेसेस पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एज पॉलिटिकल नेसेसिटी। और साथ उन्होंने कहा कि जो फलस्तीनी रियासत है वो इस वक्त वक्त की जरूरत बन गई है, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गई है फलस्तीनी रियासत, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। अगर ये नहीं बनाई जाती तो फिर मामलात खराब हैं। और साथ उन्होंने सैंक्शंस की बात कर दी है। यूरोपियन नेशंस मस्ट हार्डन द कलेक्टिव पोजीशन अगेंस्ट इजराइल इफ द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी इन गाजा इज नॉट अर्जेंटली एड्रेस्ड। तमाम यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स को कलेक्टिवली बहुत हार्श और बहुत हार्ड और बहुत टफ पोजीशन जो है इजराइल के खिलाफ लेनी चाहिए। 17 मेंबर स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी ये मुतालबा कर चुके हैं और नेदरलैंड की जानिब से प्रपोजल आ चुका है जिसके ऊपर जो है वो फॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है उनका आगाज कर दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले किस दिन जो है वो वोटिंग बुलाई जाती है। 20 कंट्रीज की वोटिंग चाहिए, उसके बाद वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा और वो बहुत बड़ा इकदाम होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा। और 3 वोट्स मजीद चाहिए। और आज मैक्रोन कह रहे हैं कि तमाम यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स को जो है वो टफन स्टांस जो है लेना चाहिए, मजीद हार्ड स्टांस लेना चाहिए। एक्शन वाज नीडेड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड डेज। अब वक्त आ गया है कि हम एक्शन ले अगले चंद घंटों के अंदर, इतने ज्यादा हालात खराब है। माउंटेन यूरोपियन अनईज ओवर द डेटरेटिंग सिचुएशन इन गाजा वेयर मोर देन 8 months of relentless Israeli aggression and a tightened blockade have pushed the civilian population to the brink. This mention of sanction marks one of the strongest statement yet from a European head of the state regarding accountability measures. ये सबसे बड़ी हार्श स्टेटमेंट आई है किसी यूरोपियन बड़ी ताकत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जानिब से कि सैंक्शन और ये सारा एक्शन लेने की जो बात है उन्होंने की है। तो अब आप देखिए कि ये गवर्नमेंट है वो किस तरह से मजीद मजबूर से मजबूर होती चली जा रही है। दुनिया के जिस कोने में भी जा रही है वो सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बात फलस्तीन की हो रही है क्योंकि वो दुनिया में जिस भी कोने में जा रहे हैं उनसे सवालात उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर हो रहे हैं और अब दुनिया से उन्होंने इंगेज करना है। उनके अपने बहुत सारे मसाले हैं, ये जंग उनको अफोर्ड नहीं हो पा रही है और अगर वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो उनके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप जरा देखिए 300 हॉलीवुड के टॉप स्टार उन्होंने जनाब बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, इमीडिएट सीज फायर का मुतालबा किया है, इमीडिएट असलहा एक्सपोर्ट को बंद करने का जो है मुतालबा किया है। दुआ लिपा अदर स्टार्स प्रेस प्राइम मिनिस्टर ओवर यूके कंप्लिसिटी इन गाजा हॉरर। उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि आप जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं, मतलब देखिए उनके पास कुछ जस्टिफिकेशन नहीं बची। उनके अपने लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि आप जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं, आप ये जो इतने महजब बने फिरते हैं। तो 300 more than 300 public figures have signed an open letter addressed to UK Prime Minister Keir Starmer demanding urgent action, fill for action होना चाहिए to end Britain's role in the unfolding Gaza humanitarian crisis। यूरोप में फंसा हुआ है, यूरोप ने इसराइल को इतना जो है वो एक बना दिया कि उसको इतना उसकी हर बात को माना और उसने जो भी यहाँ जंगे फसाद जो भी यहाँ पर अट्रोसिटीज की उसको कभी जो है वो क्वेश्चन नहीं किया। तो अब मामला वहां पर खड़ा हुआ है कि वो जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल खत्म और सीज फायर के साथ फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट जुड़ी हुई है। तो वेस्ट फंसा हुआ है कि वो तो 100 साल कुछ और करता रहा है, अब सीज फायर के साथ फलस्तीनी रियासत है यानी चीजें मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी, मिडिल ईस्ट 100% टोटली जो है वो बदल जाएगा। तो वो फंसे हुए हैं कि अब करना क्या है। यानी उन्होंने इसराइल को इतना पैम्पर किया और इतना उसको कवर दिया, इतनी उसको शील्ड दी उसके तमाम जुल्म और बर्बरियत के ऊपर। तो अब देखें इसराइल का तो सारा नक्शा ही बदल जाएगा ना, इसराइल की तो सारी पावर ही बदल जाएगी, फलस्तीनी रियासत अनाउंस करना पड़ेगी साथ। तो यहां पर जो वेस्ट है ना वो फंसा हुआ है, लेकिन अब उनके पास इसके सिवा चारा कोई नहीं है। जैसे मैक्रोन ने कहा पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गया है, मजबूरी बन गई, ये उनके अपने अल्फाज हैं। द सिग्नेटरीज condemn UK's continued arms sales to Israel publicly and accuse the government of enabling the collective starvation of Palestinians। जो वहां पर फलस्तीनी मर रहे हैं उसमें बर्तानिया की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये उन्होंने लेटर लिखा है। We urge you to take immediate action to end the UK complicity in the horrors in Gaza। Call for an immediate suspension of all UK arms exports to Israel। Fill for जो है वो असलहा की जो बंदिश है। देखिए ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसके जरिए ये जो ताकतें हैं ये दुनिया के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर कायम रखे हुए। देखिए हार्ड पावर आपकी नहीं कामयाब हो सकती जब तक
آپ کے پاس سافٹ پاور نہ ہو. اور سافٹ پاور آپ کی کیا ہے آج کے دور میں؟ آپ کا سینما ہے, آپ کی یہ شوبز انڈسٹری ہے, آپ کا لٹریچر ہے, یہ سارے آپ کی سافٹ پاور کہلاتی ہے, آپ کا انفلوئنس, آپ کا. اب آپ دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ویسٹ کی جو کلچرل سپیریورٹی ہے وہ باقی دنیا کے پر قائم ہے. اب آپ دیکھیے بر صغیر کا اپنا لباس ہے, اپنی زبان ہے, اپنا کلچر ہے, لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کی زبان بولتے ہیں, ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے یہ جو کلچرل سپیریورٹی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں, اور ان کی باتیں اور ان کا لباس اور ان کا طریقہ کار, رہن سہن, ان کا لائف سٹائل ہمارے پر اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ورلڈ پبلک اوپینین کو مولڈ کرتے ہیں, بہت انفلوئنشل لوگ ہیں یہ. ان کی دنیا کے اوپر غلبے میں ان کا اہم ترین کردار ہے, کیونکہ یہ سافٹ پاور جو ہے وہ دنیا میں انہی کے ذریعے قائم ہوتی ہے. ہارڈ پاور تو ملٹری پاور ہوتی ہے نا, سافٹ پاور ان کے ذریعے. تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, تو ان کو اب کیا جواب دیں؟ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ کیا ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں, آپ خود ذمہ دار ہیں اور فی الفور یہ کریں. اب آپ دیکھیے ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے. پیئرس مارگن, آپ میں سے بہت سارے لوگ اس شخص کے بارے میں جانتے ہوں گے. یہ بہت بڑی میڈیا پرسنالٹی ہے اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے. ان کا شو جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس شو ہے, سب سے زیادہ ریٹنگ شو کی آتی ہے. اور یہ کٹر پرو اسرائیلی, بہت بڑا زائنسٹ اور کٹر پرو اسرائیلی. ٹھیک ہے, اور اس پوری جارحیت کے اندر اس کا شو جو ہے وہ مرکز رہا ہے, کیونکہ وہاں پر پرو پیلسٹائن وائسز بیٹھتی رہی ہیں. اور ایک بھرپور جنگ جو ہے وہ اس کے شو کے اوپر رہی ہے. اور اس نے ڈیفینڈ کیا اسرائیل کو, اس مطلب ہاسپٹلز کو بام کیا جا رہا ہے, جو سارے ظلم بربریت ہوتی رہی, اس نے ہر حال میں اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ بھی اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کی گنجائش کھو چکا ہے. یعنی ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو ایک سمبل ہے ویسٹ کا. مطلب اس کا آپ نے شو دیکھ لیا تو آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کے میڈیا میں کیا چل رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا اس کا فیمس شو ہے, سب سے زیادہ ریٹنگ والا شو ہے, اور ایک پراپر سمجھ لے کہ پلر کی حیثیت رکھتا ہے پروپیگنڈا کے حوالے سے, ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے اس پوری جارحیت کے درمیان اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا, لیکن اب یہ بندہ بھی اپنی گنجائش جو ہے وہ کھو چکا ہے. ابھی تازہ ترین شو کے اندر کیا ہوا ہے, اور وہ پوری دنیا میں وہ شو اس وقت وائرل ہے. اسرائیلی ایمبیسڈر کو اس نے بلایا ہوا تھا اپنے شو کے اندر, اور اسرائیلی ایمبیسڈر کی منہ کے اوپر اس نے بولا کہ یو آر کلنگ چلڈرن, یو آر کلنگ بیبیز. یہ جناب اس نے اس کے منہ کے اوپر بولا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ جب تم یہ بتاتے ہو کہ وہاں پر اتنے ہزار حماس کے فائٹرز مر گئے ہیں, تو ہمیں یہ نمبرز کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں پر بچے کتنے مرے ہیں؟ جب تم ایک سائیڈ کے نمبرز تو تمہیں بڑے اچھے طریقے سے بتائیں, تو دوسری سائیڈ کے نمبرز ہے وہ تمہیں, اور وہ بکھلا گئی اسرائیلی ایمبیسڈر, کیونکہ اس کو وہ تو اپنے شو میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کو تو اندازہ نہیں تھا کہ پیئرس مارگن یہ بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ irrelevant. تو اس سے یہ اور زیادہ مطلب ایک جذباتی بھی ہو گیا, اور اس سے بھی اس نے کہا کہ بچوں کا مرنا آپ کے لیے irrelevant ہے. تو وہ کلپس اس وقت پوری دنیا کے اندر وائرل ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے شو کے اوپر ایک جنگ چلی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ایک نیریٹو کی وار ہے جو اس کے شو پر چلی ہے. حماس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے, سیلف ڈیفنس کا کیا مطلب ہے, فلسطینیوں کے رائٹس, فلسطین ریاست ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک نیریٹو ہے جو چلتے 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 وہ اب یہاں تک پہنچ گیا, اور آخر میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, آخر میں پرو پیلسٹائن جو وائسز ہیں ان کی جیت ہوئی, اور سچ بالکل سامنے آیا. یعنی یہ اتنے بڑے لوگ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی طور پر اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں, ان کے پاس گنجائش ہی نہیں بچی ہے. مطلب کیا کیسے ڈیفینڈ کریں؟ اور اس میں بہت بڑا کردار یہ ہے کہ جب ان کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے, جب عالمی عدالت نے کہہ دیا, ان کی عدالتوں نے, جب شوبز اسٹارز کھڑے ہو گئے, جب یونائیٹڈ نیشن رپورٹس پیش کر رہا ہے, جب ان کے پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, پھر بہت ساری یورپین گورنمنٹس نے کہہ دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہ کیا اپنی گورنمنٹس کے خلاف جائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو نہیں جا سکتے نا. پھر لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ لوگوں کے سامنے سچ آ چکا ہے, تو یہ کتنی دیر اسے جو ہے وہ چھپائیں گے. تو یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. اب آپ دیکھیے یو ایس ریپبلکن جو ریپرزینٹیٹو ہیں, ویری فیمس تھامس میسی, انہوں نے کچھ دیر پہلے اسرائیل کو اسلحہ بندش کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کا تعلق ٹرمپ کی پارٹی سے ہے, اور یہ بہت سیزنل پولیٹیشینز ہیں. وی مسٹ اینڈ آل فارم آف یو ایس ملٹری سپورٹ ٹو اسرائیل امیڈیٹلی. اب آپ ذرا واقعات کو کریکٹ کرتے آئیے. ویسٹرنز ہو سپورٹ اسرائیل آر ابنڈننگ اٹ ون بائی ون, ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, until it eventually become a prayer state. prayer state اس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل اس کو آئسولیٹ کر دیتی ہے. and its war crimes are pursued all over the world. اب جہاں پر ان کے فوجی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر جب لا سوٹ فائل ہو رہے ہیں, تو پوری دنیا میں یہ جہاں پر ہیں ان کو دنیا نشانے کے اوپر لے رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا, امریکہ کا, برطانیہ کا, ویسٹ کا, ان کے میڈیا کا کیا بیانیہ تھا کہ یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہ تو حماس کہہ رہی ہے کہ ہاسپٹلز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ اسرائیل تو سیلف ڈیفنس کر رہا ہے, ایڈ ورکرز کو بھی نشانہ بنایا, تو وہ الزام بھی حماس کے اوپر ڈال دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب ایران یا ریزسٹنس نہیں کہہ رہے, اب ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, اب جو ہے وہ ان کے شوبز سٹارز کہہ رہے ہیں, ان کے کریڈیبل جو اپنے ٹاپ آفیشلز اور انفلوئنسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی بہت ساری اپنی گورنمنٹس کہہ رہی ہیں. تو اب کیا اس بیانیے کو اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور اگلی بات سنیے, امریکہ کی طرف سے سب سے بڑا جو کارپوریٹ ایکشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا. یعنی جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ اس کا تو وہ سیاست سے ذرا دور رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی جیسے ہالی ووڈ کے اوپر انفلوئنس ہے, تو کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر بھی اسرائیل کا انفلوئنس ہے. تو سب سے بڑا کارپوریٹ ایکشن سامنے آیا ہے. بین اینڈ جیری, یہ امریکہ کی بہت فیمس آئس کریم برانڈ ہے. بین اینڈ جیری نے آج فلسطین کی بھرپور سپورٹ کا اناؤنس کر دیا ہے, اور اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. ویری فیمس برانڈ, امریکہ میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا. بین اینڈ جیری انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, اور بھرپور فلسطینی وائسز کی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بین اینڈ جیری ڈیفائز یونیلیور برانڈز اسرائیل
Israeli war on Gaza genocide, reaffirming the brand's commitment to human rights and exposing Unilever's reluctance to confront growing international condemnation of Israeli atrocities. अब Unilever उनका कोई पार्टनर ब्रांड होगा, तो उन्होंने खुलकर उसके बारे में बात की है कि ये कोई एक्शन लेने से कासिर है और हम जो है वो खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करते हैं अराउंड द वर्ल्ड वो लोग जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, फलस्तीन की आवाज बन रहे हैं, हम उनके साथ आज ज्वाइन करते हैं। और वो जिन्होंने पिटीशन साइन की, वो जो स्ट्रीट्स के अंदर मार्चेस कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, और वो जो अपनी गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं, आज हम भी उनको ज्वाइन करते हैं। द स्टेटमेंट मार्क्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पोजीशन टेकन बाय यूएस बेस्ड कॉर्पोरेशन since the start of the Gaza war and reignite the tensions over Ben and Jerry corporate activism over Gaza. एक हफ्ता कबल क्या हुआ था कि सेनेट के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है वो उसकी हियरिंग हो रही थी, तो वहां पर बेन एंड जेरी के जो सीईओज हैं वो भी बैठे हुए थे, दोनों मियां बीवी। तो इन्होंने जनाब वहां पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया और फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये बहुत ही गैर मुतवक्के था कि उन्होंने लोग, मतलब आम लोग नहीं वहां पर बिठाए थे, क्योंकि ब्लिंकन के टाइम से वहां पर हर हियरिंग के दरमियान शोर और वो सारा होता रहा, हर हियरिंग में लोग उठ खड़े होते और नारे लगाते। तो अब की बार इन्होंने क्या किया कि वहां पर मतलब टॉप के लोग बिठाए, यानी बेन एंड जेरी का सीईओ बैठा हुआ है, तो उनको क्या पता था कि ये भी फलस्तीन के हिमायती निकल आएंगे, तो उन्होंने जनाब वहां पर नारा लगाया और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला जो अनाउंस कर दिया है। और अगली बात सुनिए, कैनेडियन एनजीओज डिमांड कार्ने एक्ट अपॉन हिज प्रॉमिसेस ऑन गाजा। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अंडर सवेयर प्रेशर है, अभी उनकी गवर्नमेंट आई है, अंडर सवेयर प्रेशर है कि आप एक्शन लें, क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन उन्होंने फलस्तीन की हिमायत, और अभी इन्होंने बर्तानिया और फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी की और कंक्रीट मुहैया से लेने की बात की। तो उनके ऊपर अब आप देखें, मैक्रोन ने पहली बार सैंक्शन की बात कर दी, फिर आगे चलते चलते आए और यूएस रिपब्लिकन और ये कॉर्पोरेट सेक्टर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, इन तमाम चीजों को आप कनेक्ट करें। और जैसे मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था कि सीआईए की जो डेप्टी डायरेक्टर हैं, उनका बेटा रशियंस की हिमायत में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने चला गया, सिर्फ इस बात पर कि उनका ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका रशिया के साथ गलत कर रहा है, इसलिए मैं रशियंस के साथ जा रहा हूं, और वो वहां पर मारा गया बैटलफील्ड के अंदर, यंग बॉय। अब आप जरा देखिए कि नफसियाती एक बोझ है जो यूक्रेन जो जंग का, वो जंग है और ये जारियत है, इसका मुझे बताएं कि ये लोग कैसे बोझ उठाएंगे। इसलिए उनके चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे शोबिज हो, चाहे बाकी ऑफिशियल हो, पार्लियामेंट हो, वहां से ये आवाजें जो उठ रही हैं। और सिर्फ मिडिल ईस्ट के हवाले से डिसअपॉइंटिंग ये है कि क्या इन्होंने सारा जोर लगा लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इनसे उठ रहा है। क्या इन्होंने पूरा डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल कर लिया है? लगता तो ऐसा है कि अगर इन्होंने सारा प्रेशर इस्तेमाल किया होता तो इजराइल को ये नौबत जहां तक वो पहुंचा है, जो उसने जुल्म इतना अरसा हो गया, 20 महीने हो चुके हैं और नहीं रोका जा सका, अगर शायद मिडिल ईस्ट ने पूरा जोर लगाया होता तो यहां तक नौबत ना आ पहुंचती, ये ऐसा लगता है। यमन ने एक बार फिर अटैक कर दिया है। यमन अनाउंस सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन बेन गुरियन। तो यमन को कौन रोकेगा? उनके हमले जो मुसलसल जारी हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।